मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको व्याकरण पढ़ाई थी 20 वीडियो में। रचनात्मक अभिव्यक्ति जो हमारे 11वीं 12वीं में कॉमन है क्लास, कुछ 12th में अलग है, वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा, लेकिन 11th में लगभग पूर्ण कर दिया है। इसलिए कक्षा 11 में हम बात करेंगे बुक्स की जो हमारे यहाँ लगी हुई हैं, आर और वेदांत भाग 1। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं नमक का दरोगा। एक चैप्टर है, मैंने पढ़ाया था वैसे, लेकिन आज हम ठीक प्रकार से इसे लेकर चल रहे हैं। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाती है। बेटा ये आप ध्यान रखना, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर से हमें कोई ज्ञान अवश्य मिलता है, उससे हमें कोई शिक्षा अवश्य मिलती है और वो हमें लेनी चाहिए। लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोच उसमें लेनी है, नेगेटिव हमें नहीं लेनी। लेकिन कोई भी स्टोरी उसमें दो द्वंद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सकारात्मक सोच और नकारात्मक। हमें सकारात्मक सोच अपनी बनानी है। पढ़ाई का तभी फायदा है जो हम पढ़ते हैं। अगर हम ये सुधार नहीं कर पाएंगे तो हमें भी अनपढ़ कहेंगे लोग, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान वही है जो उसके व्यवहार में दिखाई दे और हर समस्या का समाधान कर सके और हर समस्या से जूझ सके, लड़ सके। ये हमारे अंदर होना अति आवश्यक है। इसलिए बेटा मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ध्यान पूर्वक सुनना है और सुनने के बाद अपना चिंतन मनन से प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं। और जो हम बुक में आंसर देखते हैं बेटा, कई बार आप बुक ले लेते हैं, उसके आंसर उसमें लिखे होते हैं और उसके आंसरों को आप कहते हैं ये सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वो उसकी सोच हो सकती है लेखक की, दूसरे ने लिखी उसने कुछ और चेंज कर दिया, तीसरी बुक्स लाई उसमें कुछ और चेंज कर दिया, लेकिन वो उसके विचार हैं। लेकिन आप अपने विचार उससे भी बेहतर आंसर दे सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए जब भी हम कोई आंसर लिखें अपनी चिंतन शक्ति से लिखें, लेकिन हाँ जब आप आंसर लिखें उसकी प्रभाव समाज पर पॉजिटिव जाना चाहिए, तो वो आंसर सही होगा। और उसका नकारात्मक प्रभाव जाएगा तो वो आंसर हरगिज भी ठीक नहीं होने वाला, वो गलत होगा। इसलिए हमारी सोच, हमें अपनी पॉजिटिव थिंग सकारात्मक बनाने, उसके अनुरूप कार्य करना, उसी के अनुरूप हमें आंसर लिखने हैं। आंसर किताब के नहीं आते, क्वेश्चन वो आपको ऐसे देंगे कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम अच्छा आंसर निकाल सकते हैं अपनी चिंतन शक्ति से, क्योंकि अब हम कक्षा 11 में आ गए हैं, हमारे चिंतनशीलता का विकास हो चुका है और हम अपने चिंतनशीलता के द्वारा ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे और उस पर हमको मार्क्स मिलने वाले हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे 100 मार्क्स 90+ इसीलिए लाते हैं क्योंकि वो अपने विचार लिख रहा है, उसने जो पढ़ा वो सब सीखा और उसके अनुरूप कार्य कर रहा है, उसने जो उससे मिलने वाला था चैप्टर से उसने सीख लिया, तो क्यों ना उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे बेटा। तो हमें ये जो चैप्टर है हमें इसे सीख लेनी है और इसे अपने जीवन में उतारना है। अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारे पढ़ाई का लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, दो बैलों की कथा, ऐसे बहुत सारी इन्होंने उपन्यास और स्टोरीज लिखी हैं, बहुत अच्छी, हमारे जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाती हैं। तो देखिए नमक का दरोगा जो कहानी है, ऐसी एक घटना है। ये इनके पिताजी, देखिए ये वंशीधर एक व्यक्ति था, इसके पिताजी थे। ये क्या है, पिता, ये पुत्र है, ये पिता और ये पुत्र। ये एक अमीर व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति जिसे बोलते हैं। ये बदरू सिंह एक सिपाही है। इनके इर्द गिर्द ये घटना घूमती है। अब इसको समझना बड़े ध्यान से बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी है और बाद में पूछूँ आपको क्या शिक्षा मिली इससे, और आंसर आपको अपने अनुसार देने हैं। तो देखिए जब मुंशी जी थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, अपने बच्चे से जो बेटा था उसको पढ़ाया था, बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, जैसे आप पढ़ते हैं, आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं। और हमेशा आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि सदा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो, सबका सहयोग करो, अच्छे काम करो और किसी को सताओ नहीं, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ऐसा हम पढ़ते हैं किताबों में। लेकिन आप देखिए इतना पढ़ने के बावजूद आज हमारे समाज में कितनी विसंगतियां हैं। क्या सताया नहीं जा रहा लोगों को? सताया भी जा रहा है। और जो हम कह रहे हैं कि सत्य बोलो, सत्य भी नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारा क्राइम बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है समाज में। तो कारण क्या है?
कारण यही है कि जो हम पढ़ते हैं केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते उसको। आज यही कारण है शिक्षा का यही स्तर क्यों गिर रहा है, यही कारण है। आज व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का। इसलिए अगर हम में सुधार होगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों में सुधार कर पाएंगे। जो ऊपर हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जिनमें हम कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, उसमें हम उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, परंतु हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी को अवश्य हम अगर ऐसी शिक्षा देंगे और उनको जीवन में उतारने की प्रेरित करेंगे तो वो अवश्य ही समाज में परिवर्तन आएगा। तो देखिए, जो पिताजी थे ये समाज को देखकर चले। हमें सब बातें करनी है इसी चैप्टर में, इसी से रिलेटिव कि कौन अच्छा था, किसके विचार क्या थे, क्या ऐसे होने चाहिए थे या ऐसे क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारा इन पर डिस्कशन भी करेंगे। देखिए, जो इनके पिताजी थे ये बेचारे बुजुर्ग हो चले थे, पूरा परिवार एक ही सामूहिक परिवार होते थे पहले। तो एक व्यक्ति कमाता था, सब लोग खाते थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। आजकल तो सब एकल परिवार हो गए, अलग अलग रहते हैं। तो ये जो पिता थे इनके पूरा परिवार चलता था। अभी एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, अच्छे प्रकार परिवार में पढ़ रहा था, अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छे नंबर लाता था। आज जवान हो चुका था तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तू बड़ा हो चुका है, अब तुझे ही सब कुछ देखना है, तुझे परिवार चलाना है। मैं कितने दिन का हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी एज कार भी हो चुकी है बेटा, तो मैं आगे अब तुम्हें ही कमाना है, तुम्हें ही परिवार चलाना है। तो ये सब वो वंशीधर को बिठाकर बात कर रहे थे। वंशीधर पिताजी की बात सुन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो पढ़ा था, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया था, शिक्षा ली थी, वो शिक्षा को हमेशा अपने अंदर जीवित रखता था। जीवित रखने का मतलब है कि उसको हर समय उसका तुरंत डिसीजन ले पाए। तो जब पिताजी बात बता रहे थे वो सबको सुनना था। पिताजी का मेन लक्ष्य यही था बताना कि जैसा हम पढ़ते हैं, जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैसा समाज में देखने को नहीं मिलता। वो चाह रहे थे कि समाज के अनुरूप ये चले और उसके अनुरूप कार्य करे। ये कहने का मतलब ये चाहते थे कि जो समाज में रिश्वत ली जाती है वो भी ये करे। चोरी नहीं, वो क्या कहते हैं कि झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोले। लेकिन जब इसने पुत्र ने पढ़ा था, हमेशा कभी ये सुनाया नहीं था कि सदा सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो, किसी का बुरा कभी मत करो, किसी को सताओ नहीं। लेकिन आज जब वो पिताजी बता रहे थे तो इसके द्वंद्व उत्पन्न हो गया था, अंदर विचार चलने लगे थे, ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा बेटा समाज ऐसा ही है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार नहीं चला पाएंगे। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हम ऐसा करे बगैर मतलब बिना झूठ बोले या बिना सताए किसी को, क्या हम अपना परिवार नहीं चला सकते? ये इसमें मिलेगा। तो पिता ने समझाया कि बेटा, क्योंकि ये कई जगह नौकरी भी करने भेजा, क्योंकि अभी यंग हो गया था, जवान हो गया था, परिवार के खर्चे भी बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, ये बुजुर्ग होने जा रहे थे मुंशी जी। लेकिन उन्होंने सोचा कि बेटा कहीं छोटा मोटा काम पे भेजते थे, आसपास कहीं नौकरी की। परंतु हर जगह थोड़ी बहुत झूठ बोलना, मान लो अब आप बाजार में चले जाओ तो बहुत सारी उसकी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, सब झूठ होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। लेकिन इस चीज को देखते हुए उन्हें पिताजी को लगा कि ये 4-6 जगह जॉब की, नौकरी की, परंतु ये छोड़कर आ जाता था, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती थी। तो ये उसको अच्छा नहीं समझता थे, तो छोड़कर आ जाते थे वंशीधर जी। लेकिन आज उन्होंने पिताजी ने कहीं पता लगा कि एक नमक की पोस्ट, नमक का दरोगा, क्योंकि उस समय की बात है, महात्मा गांधी थे, उस समय नमक आंदोलन भी चलाए थे, तो उस समय ये सरकारी उसमें आ गया था नमक। तो इसका एक विभाग बना था, तो विभाग बना था, उसमें एक दरोगा पद निकाला और उसमें कहा कि इसकी एक वैकेंसी चाहिए। तो अब जब ये निकाला, इनके पिताजी को पता लगा, मुंशी जी को, तो उसने कहा अपने बेटे से कि बेटा तो इसमें काम करो। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी रिश्वतखोरी है, ऐसा कुछ सुनने में समाज में आपने मिलता होगा कि पैसे खा लिए, चौराहे पर खड़े होकर पुलिस वाले पैसे ले देते हैं, कर देते हैं, ऐसा सुनने में आता रहता है। तो अब ये जो बात थी कि भाई दरोगा पद निकला है बेटा, तो इसके लिए आवेदन कर, जाके इसके लिए आवेदन कर और नौकरी कर, इसमें अच्छा विभाग है। लेकिन वो सब जानते थे पिताजी की क्या समाज में चल रहा है, तो वो इसे अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा ऊपरी कमाई भी हमें करनी चाहिए, जो हमारी तनख्वाह है ना वो तो ऐसी चली जाती है। उन्होंने कहा पूर्णमासी का चांद,
पूर्णमासी का चांद। देखिए पूर्णमासी का चांद क्या क्यों कहा कि जो चांद होता है ना, पूर्णमासी का चांद, क्योंकि पूर्ण जो चांद निकलता है वो धीरे धीरे 15 दिन के वो क्रम चलता है, 15 दिन बढ़ता जाता है, मतलब ऐसे जब क्या नाम है बढ़ते 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 पूरा होता है, फिर घटना शुरू होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हमारी जो पैसा है ना, तनख्वाह जो मिलती है पूर्णमासी के चांद की तरह, जैसे वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसी प्रकार से हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। नो असली कमाई तो हमारी वो ऊपरी कमाई, यानी उसे कहना चाह रहे थे कि रिश्वत लेना, रिश्वत की कमाई करना ये उचित है, इससे ये सब समाज में चलता रहे, तुझे करना है। लेकिन बंशीधर समझदार बच्चा था, पढ़ा लिखा था, अपने पिताजी से बहस नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ इसने कहा पिताजी ठीक है जैसा आप कह रहे हैं ठीक है, कर लूँगा मैं, ऐसा करूँगा, क्योंकि पिताजी थोड़े उन्हें पता भी था कि ये करेगा तो है नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, मुझे पता है, अपने बच्चे की तो हर माता पिता को पता होती है, उसे पता था कि ये करेगा तो है नहीं, पर तो मैं समझाता हूँ उसे, क्या पता समझ जाएगा। लेकिन बंशीधर ने सुना, पर वो करता तो अपने मन की क्या मतलब जो उसने पढ़ा था, जो अच्छे विचार थे उनके अनुरूप कार्य कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, करना भी चाहिए। अब जब ये वहां पर उसके लिए आवेदन करा और वहां पर गया, तो उस समय क्या था, जो कोई वकील था, कोई और जॉब कर रहा था, यानी कोई भी अपने काम को छोड़कर उस पद को हथियाना चाहते थे कि इसमें बहुत पैसा, इसमें बहुत कमाई है, अगर ये मुझे मिल जाए नौकरी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तो सब लालायित रहते थे कि बस ये पद मिल जाए, कितनी रिश्वत देनी पड़े, कुछ भी देना पड़े। ठीक है बेटा, तो इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए अब इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।